हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाइल रिवर को लेकर के। तो नाइल रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, नाइल रिवर अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर में टू इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ये जो व्हाइट नाइल है इसका ओरिजिन अफ्रीका के ग्रेट लेक्स वाले रीजन से, और आप सभी को पता है अफ्रीका में तीनों इंपोर्टेंट लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। तो इक्वेटर के सदर्न पार्ट से ओरिजिन होता है व्हाइट नाइल का। इसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट में फ्लो करती हुई, और यहाँ से इथियोपिया से ओरिजिन होता है ब्लू नाइल का। ये दोनों इंपोर्टेंट स्ट्रीम जो है वो मर्ज होती है सूडान की जो कैपिटल है वहाँ पर, और उसके बाद में इस तरीके से फ्लो होती हुई लास्ट में मेडिटेरियन सी में अपने आप को मर्ज करती है। ये जो नाइल रिवर है वो आर्क्वेट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। आर्क्वेट डेल्टा वो डेल्टा होता है जिसको अगर हम व्यू करें तो उसकी शेप हमें या तो ट्रायंगुलर या फिर फैन शेप हमें दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं आर्क्वेट डेल्टा या फिर आर्क लाइक डेल्टा। ये जो रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न वाला रीजन, यहाँ पर मैक्सिमम जो कंट्री है वो नाइल रिवर के वाटर पर ही अपने आप को डिपेंडेंसी है इन कंट्रीज़ की। तो इसी को लेकर के इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये नाइल रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में आप यूपीएससी देने वाले हैं, और अगर आपको लगता है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। आप इसके जो अदर फीचर्स हैं उनको हमारी वेबसाइट पर जाकर के व्यू कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिट है, इसके जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे स्ट्रेटजी के लिए, हमारे जो भी एजुकेशन का या जो भी हमारी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उन सभी के लिए, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, और इसमें पिगेसस स्पाईवेयर जो है उसको लेकर के एक रिजल्ट आया है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इस न्यूज के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे कि इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप इस न्यूज को समझिए। इजराइल की एक कंपनी एनएसओ, इस कंपनी ने एक स्पाईवेयर बनाया, एक मालवेयर बनाया जिसका नाम था पिगेसस। ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है, इसको पिगेसस मालवेयर जो है इसको एक स्पाईवेयर के रूप में जाना जाता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी ये डिवाइस में एक्सेस भी हो जाता है, और जो यूजर उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है उसको उस बात का पता भी नहीं चल पाता है, मतलब नॉलेज भी उसको इस बात की नहीं रहती है कि उसकी जो डिवाइस है वो इफेक्ट हो गई है किसी मालवेयर की वजह से। इसमें क्या करता है, ये जो स्पाईवेयर है वो इस डिवाइस में जाकर के उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको सेंड किया जाता है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये एलिगेशन लगे कि इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है सोसाइटी में उन सभी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। अब हमारे इंडिया में भी ये एलिगेशन लगते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो भी लीडर्स हैं या फिर और भी इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सभी के जो भी फ़ोन हैं, जो भी उनके डिवाइसेस हैं, उन सभी को इस स्पाईवेयर से इफेक्ट करके उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पिटीशन डाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर इसके लिए कमेटी बनाते हैं, और कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट रखी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उन्होंने बोला है कि हमने 29 जो फ़ोन हैं उनको चेक किया, जिसमें से हमें ये तो नहीं पता चला कि इसमें पिगेसस स्पाईवेयर था या नहीं था, लेकिन उन 29 फ़ोन में से कुछ फ़ोन ऐसे थे जिसमें हमें मालवेयर देखने को मिला।
ओके, मतलब इफेक्ट तो देखने को मिला है। अब वो पिगेसस स्पाईवेयर था या दूसरा स्पाईवेयर था, ये हमें नहीं पता चला है। दूसरा, यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बात रखी गई कि जो भी क्वेश्चनिंग के टाइम में कमेटी ने जब भी अपना काम किया तो इसमें गवर्नमेंट का जितना साथ चाहिए था, जितना सपोर्ट चाहिए था, उतना सपोर्ट यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से सॉल्यूशन की बात की गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम क्या क्या इनिशिएटिव के ऊपर काम किया है ताकि साइबर सिक्योरिटी जैसे जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सके। अभी रिसेंट स्टेप्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2018 में साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया था, ताकि जो साइबर क्राइम है और जो भी इनको लेकर के इश्यूज हैं उनको लेकर के एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके, स्प्रेड की जा सके कि जो साइबर क्राइम है वो किस तरीके से की जा रहे हैं और किस तरीके से ये इसका इफेक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा वो रहा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको एस्टेब्लिश किया हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में, और ये इसलिए किया गया था कि जो भी हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन मेटा डाटा है, उनको लेकर के एक स्कैनिंग जो है की जाए कि इसका जो इशू है वो देखने को तो नहीं मिल रहा है, और आने वाले टाइम मतलब जो साइबर थ्रेट है उसका एक रियल टाइम डिटेक्शन करने के लिए सेंटर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र। इसको भी 2017 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसलिए किया गया कि इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनको टू क्लीन दियर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस बाय वाइपिंग आउट वायरसेस एंड मालवेयर। मतलब जो भी लोग डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पर काम करते हैं, वो अपनी डिवाइसेस को क्लीन करवा सके, तो इस सेंटर में जो है वो अपनी प्रेजेंस लेकर के अपनी जो भी डिवाइसेस हैं उनको क्लीन अप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है उन्होंने CERTIN ये जो है नोडल एजेंसी है हमारे इंडिया में साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट हैं उनके साथ में ये डील करती है। इसके अलावा हैकिंग, फिशिंग जो इशू देखने को मिलते हैं उन सभी को लेकर के ये जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया ये जो है वो इसके लिए काम करती है कि साइबर सिक्योरिटी की कोई भी थ्रेट मिली तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ लेजिस्लेशन मतलब कुछ लॉ लाने की भी कोशिश की गई, जिसमें एक है IT एक्ट 2000। ओके, इसमें टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है, और अभी तो देखो इसको नलीफाई कर दिया गया है, लेकिन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेकर के आई थी, लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है, इसको नलीफाई कर दिया गया है और बोला गया है दोबारा से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो हम लेकर के आएंगे, क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में तब सर्कमस्टेंसेस काफ़ी अलग थी और अब सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो काफ़ी अलग है। तो ये तो हमने बात की इंडिया की। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मैकेनिज्म क्या फॉलो किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी जो इशू है उसमें इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से इन थ्रेट को डील किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ITU की। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एक तरीके से काम करती है यूनाइटेड नेशन के अंदर। स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो यूएन का पार्ट नहीं होती है, लेकिन किसी स्पेशल टर्म, स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेकर के यूएन के साथ में मिलकर के ये काम करती है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो पूरे वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं, टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर के जो भी इश्यूज हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन और डेवलपमेंट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा एक कन्वेंशन है बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिसको साइबर क्राइम के ऊपर ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 2004 में ये कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आई थी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बुडापेस्ट कन्वेंशन, और इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर जो क्राइम है उनको एड्रेस करने के लिए ही ये कन्वेंशन की गई थी। मतलब साइबर क्राइम को टारगेट करते हुए ये कन्वेंशन की गई थी। 2004 में ये कन्वेंशन फोर्स में आई और इंडिया जो है वो इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। ओके,
तो ये इंटरनेशनल जो भी मैकेनिज्म है, इंडिया के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंस में, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसको किस तरीके से डील करने के लिए इंडिया ने क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं, और इसमें जो भी आपको बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इसके अलावा टाइम टू टाइम जो भी अपडेशन है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो और इस तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकते हो। इंटरनेशनल जो भी मैकेनिज्म है उसके बारे में बता सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर साइबर क्राइम को टारगेट करते हुए क्या बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्किस बानो केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना स्टैंड रखा है। उन्होंने क्वेश्चनिंग की है गुजरात गवर्नमेंट से कि आप रिप्लाई करो किस बेसिस पर। भाई आपके पास में कोई लेटर आया होगा, कोई एप्लीकेशन डाला गया होगा, उस एप्लीकेशन के बारे में भी जिस भी बेसिस को या जिसको भी आपने फाउंडेशन मान करके ये रेमिशन पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई की है, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चनिंग किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि क्या रीज़न रहा, मतलब जो रेमिशन पॉलिसी फॉलो की गई और जो कन्विक्ट्स थे उन्होंने हीनियस क्राइम में उनका पार्टिसिपेशन था, फिर भी ऐसा क्या था कि उनकी जो रेमिशन पॉलिसी उनके ऊपर एप्लीकेबल की गई और उनको इस तरीके से रिमूव किया गया। तो इन सभी को लेकर के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं गुजरात गवर्नमेंट से। अब गुजरात गवर्नमेंट इसमें क्या अपना रिप्लाई देती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से उसको रिव्यू करता है, किस तरीके से उस रिजल्ट को देखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो झारखंड के सीएम को लेकर के है। देखो पहले हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। झारखंड के जो सीएम हैं इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने जो माइनिंग वाला जो पार्ट है वो अपने पास रखा और माइनिंग वाले पार्ट में जब कुछ माइंस को एलोकेशन करना था तो इन्होंने इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि कुछ माइंस जो है वो इनके नाम भी की जाए, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो इनको भी दिया जाए। तो यहाँ पर अब इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज है झारखंड में, उन्होंने इस चीज़ को अवेयर करवाया वहाँ के गवर्नर को लेकर के। गवर्नर ने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ के बारे में बताया और अब ये बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इस बात के ऊपर प्रूफ किया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उन्होंने गेन किया जब वो एज ए सीएम है। अब इसके लेकर के ये बोला जा रहा है कि इस पे अभी सस्पेंस है कि झारखंड के सीएम को डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने माना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है वो उन्होंने गेन किया है। ओके, इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगे हैं कि आरपीए एक्ट 1951 जो है, यहाँ देखिए आरपीए एक्ट 1951 की जो 9A सेक्शन जो है उसको उन्होंने वायलेट किया है और इसी के बेसिस पर इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं। तो हम कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो अगर उनकी जो सदस्यता है, उनकी मेंबरशिप अगर रद्द कर दी जाती है, नलीफाई कर दी जाती है, तो वो सीएम रह सकते हैं या नहीं रह सकते। देखो सीएम वो रह सकते हैं, आप सभी को पता है कि 6 मंथ तक जो है कोई भी पर्सन मिनिस्टर रह सकता है, बस 6 मंथ के अंदर जो है उसको क्या बनना पड़ेगा, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 सब क्लोज 4 जो है ये बात बोलता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 102 और 191 के तहत जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डील करने की कोशिश करता है। कोई भी क्लियरली इसकी डेफिनेशन नहीं है। टाइम टू टाइम बहुत सारी कोर्ट जजमेंट आई हैं जिसमें इसकी एक डेफिनेशन जो है वो इवोल्व होकर के सामने आई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और इसको क्यों एप्लीकेबल किया जा रहा है, इसका मेजर रीजन ये है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको एक तरीके से अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल बनाया जा सके। इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इस तरीके के इश्यूज को एप्लीकेबल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लॉ मेकर्स हैं वो लॉ मेकर्स का काम करें, लॉ इम्प्लीमेंटर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट का काम करें और एक तरीके से जो एनक्रोच करने की कोशिश ना करते हुए जो भी बेसिक प्रोविजन है उनके ऊपर फोकस करते हुए काम किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है इनको लेकर के उनकी लाइफ को किस तरीके से वो अपनी लाइफ को रेगुलर करें, इसको लेकर के टाइम टू टाइम बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं।
जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी जुडिशरी है, उन्होंने इनको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड की है। लेकिन अभी अगर हम लोकल लेवल पर जाकर देखें या फिर ग्राउंड लेवल पर इन सारे इश्यूज को शो करें तो उनकी लाइफ जो है उनमें डिग्निटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो सोसाइटी है उनको वहाँ पर एक वैल्यूएबल प्लेस देने में अभी भी जो सोसाइटी है वो आगे नहीं आती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु जो है उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए अलग अलग कम्युनिटी से, जैसे कि जो लेस्बियन हैं, जो गे हैं, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर की बात करें, हम जो भी अदर जो जैसे बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर क्वीर है, इंटरसेक्स है, एसेक्सुअल है और ऑफ एनी अदर ओरिएंटेशन, तो इनको एक तरीके से ग्लोसरी देने की कोशिश की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वीमेन एम्पावरमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ टर्म को लेकर के। तो यहाँ पर जैसे कि पाल पुदू मैयर जो है वो क्वीर के लिए है, मरुविया वालीनाम के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, इडाई पाल जो है वो इंटरसेक्स के लिए, पालिना जो है पालिना अडाई यालान गालूडान फॉर ए जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर देखो ये जो भी टर्मिनोलॉजी दी गई है इस कम्युनिटी के अदर पार्ट के लिए, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। उनका ये मानना है कि आपको इनको सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है, ना कि आपको इनको एक अदर टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट करते हुए, अदर टर्मिनोलॉजी से इनको रिप्रेजेंट करते हुए सोसाइटी में एक अलग पार्ट नहीं बनाना है। आपको सोसाइटी में इनको अपने साथ लेकर के चलना है और विद डिग्निटी आपको इनके साथ में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो टर्मिनोलॉजी बनाई गई है इसको लेकर के सबने अपनी अपनी बात रखी है। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो जो अदर टर्मिनोलॉजी है जब उनको इस तरीके से डायरेक्ट किया जाएगा या उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा उस टर्मिनोलॉजी के साथ में, तो एक तरीके से उस सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो कंप्लीट यहाँ पर बात रखी गई है कि जुडिशरी ने जिस तरीके से रिजल्ट दिया, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो अब बात आती है सोसाइटी की, और सोसाइटी किस तरीके से इन कम्युनिटीज़ को अपने साथ में ऑब्जर्व करती है, अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाती है। वैसे इस चीज़ के लिए एक तरीके से इस आर्टिकल का ये मानना है कि टाइम के साथ में चीज़ें जिस तरीके से चेंज हुई हैं उससे माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये कम्युनिटी जो है वो भी हमारी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के बताया गया है कि ये जो इशू है ना, इसमें मेजर रीजन ये रहा कि रशिया और यूक्रेन ने अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू थे, जैसे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन मेजर इशू माना जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि दोनों जो कंट्री हैं वो अपनी जो डिस्कशन है, अपना जो कम्युनिकेशन है उनको ऊपर रखना चाहिए था, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम अदर कंट्रीज़ का जो इंटरवीन, अदर कंट्रीज का जो मीडिएशन है वो नहीं देखने को मिलता। और डायरेक्टली यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो हैं वो अगर इस कन्वर्सेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता, काफ़ी बेनिफिशियल रहता दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। तो अभी यहाँ पर ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो ऐसा तो है नहीं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद में जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के कोई और कंट्री जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हुई। यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो स्वीडन और फिनलैंड जो है उन्होंने दोनों ने मेंबरशिप ली है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरीके से अगर अटैक किया जाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ना ले जा करके एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी अदर पार्टीज़ को, तो उसका जो रिजल्ट है वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा दोनों ही पार्ट के लिए। तो दोनों कंट्रीज़ को जो भी अपनी कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, उन लाइन्स को ओपन रखना चाहिए। दोनों को अपने लेवल पर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फ्री वाइज को लेकर के है। फ्री वाइज को लेकर के इस आर्टिकल में भी वही बातें रखी गई हैं कि जो जुडिशरी लीड है, मतलब जुडिशियल लेवल पर इस इशू को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मल्टी लेयर्ड इशू है, इसमें वही बात सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है वो कुछ लोगों के लिए तो क्या है फ्री वाइज है और कुछ लोगों के लिए क्या है वो बेनिफिशियल है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इन सभी को हमें टारगेट करने की ज़रूरत होगी। फ्री वाइज की कोई डेफिनेशन नहीं है अभी तक कि उसके बेसिस पर यहाँ पर सेग्रीगेशन कर दिया जाए कि ये जो स्कीम है वो फ्री वाइज में आएगी, ये जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो पहले तो हम एक डेफिनेशन लें, डेफिनेशन में जुडिशरी जो है वो इसमें अपना इंटरवीन करे, जुडिशरी यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। क्योंकि आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट जो है वो इस तरीके के इश्यूज को टारगेट करने के लिए जा रहा है। ओके,
यहाँ पर जो राइटर है, ये जो आर्टिकल है जो अभी हमने फ्री वाइज वाला देखा, इस आर्टिकल में राइटर ने ये बोला है कि देखो जो भी इशू है ना फ्री वाइज वाला, इसमें आपको क्या करना है, जुडिशरी को साथ में लेना है। जो भी हमने डिस्कस किया कि जुडिशरी अपना रिजल्ट दे, जुडिशरी इस चीज़ को क्लियर करे। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पार्टीज़ हैं वो भी किन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को एग्री करें, कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए जिसमें जुडिशरी भी हो, इलेक्शन कमीशन भी अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, कि जो भी ये वायदे प्रॉमिस किए जाते हैं फ्री वाइज को लेकर के कि ये आपके लिए कर दिया जाएगा, ये आपके लिए कर दिया जाएगा, इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी डेफिनेशन होने चाहिए। ओके, डिफाइन किया जाना चाहिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर। लेकिन फ्री वाइज एक ऐसा इशू है जिसको लिए कंप्लीटली एक लॉ आप लेकर के नहीं आ सकते कि अच्छा एक लॉ बना दिया गया, इस प्रोविजन के बेसिस पर इस तरीके से इसको टारगेट कर लो। ये एक ऐसा इशू है जिसको डिस्कशन के थ्रू और अदर लेवल पर इसको टारगेट करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी सब्सिडी देने की कोशिश की जाती है उनकी डेफिनेशन के साथ में हमें स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे देखो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि पुअर को आप जो दे रहे हो उसको आप बोल दिया फ्री वाइज, लेकिन बहुत सारे लेवल पर अगर हमारा जो बजट है उसको भी आप व्यू करोगे तो मैक्सिमम जो पैसा है वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कैसा खर्च किया जाता है। बात अगर हम करें टैक्स की तो बहुत सारे हमारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है, टैक्स में उनको छूट दी जाती है, इंटरेस्ट रेट में उनको छूट दी जाती है, तो क्या वो फ्री वाइज नहीं है? ये सारी चीज़ें टारगेट करने के लिए इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर केरला की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। ये जो आर्टिकल है इसमें 2018 में जो फ्लड देखने को मिली थी केरला में, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इशू है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, एक्सट्रीम रेनफॉल के, उन सभी के बीच में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, तो देखो केरला जो है उन्होंने टाइम के साथ में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मानसून जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। पहले जून और जुलाई में जो एक्सट्रीम रेनफॉल वहाँ देखने को मिलती थी वो धीरे धीरे अगस्त की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। तो इन्होंने पहले तो डैम के ऊपर फोकस करने की बात बताई है कि जो भी हमारे यहाँ पर डैम है उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी हो, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जा सके, इन सभी के ऊपर हमने फोकस किया है। दूसरा उन्होंने बताया कि देखो जो भी फोरकास्टिंग होती है वेदर इवेंट्स को लेकर के उसके ऊपर भी हमने काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया है। यहाँ पर उन्होंने आईएमडी जो हमारे इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताया कि उन्होंने तो ये बताया था कि अगस्त में जो वेदर इवेंट्स है वो काफ़ी लो लेवल के होंगे, मतलब रेनफॉल ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर आंसर देने की कोशिश किया गया है, हमने इंटरनेशनल लेवल के जो भी फोरकास्टिंग एजेंसी है उनका भी सपोर्ट लिया और उन्होंने हमें इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की थी कि अगस्त जो है वो केरला के लिए काफ़ी इफेक्टेड करने वाला मंथ रहेगा। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिली जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुए, लेकिन केरला ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का जो भी सॉल्यूशन है इसको हर कंट्री जो है वो टाइम टू टाइम अपने लेवल पर और हर स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट की बात अगर हम माने तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो उसके लिए टाइम रहते हुए ही जो ग्लोबल मॉडल हैं उनके ऊपर हमें रिलाई किया जाना चाहिए और हम अपनी इंडिया की जो भी फोरकास्टिंग एजेंसी है उनमें भी टाइम के साथ में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करके हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और यूएस की कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। उत्तराखंड का जो हाईली रीजन है वहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। तो इसको लेकर के चाइना ने अपना इशू क्रिएट किया है कि हमारा जो बॉर्डर रीजन है इंडिया और चाइना का, उस बॉर्डर रीजन में इस तरीके की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन हैं उनको इफेक्ट करेंगी। तो इंडिया ने अश्योर किया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है वो एरिया जहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स की जाएंगी। ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू है वो इन बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के चल रहा है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो लद्दाख यूटी जो है उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, हॉट पॉइंट्स, जिनको लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट बना हुआ है।
2020 में आप सभी को पता है मिड 2020 में गालवान वैली इश्यू हुआ था और उसके बाद में दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी डिसंगेजमेंट प्रोसीजर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जो रिजल्ट होना चाहिए उसके ऊपर अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, इसमें सबसे पहले तो देखो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारी इंडिया ने ये डिसीजन लिया था कि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंड बनेगा। इसके लिए इंडिया ने काम भी किया है। पहले इंडिया जो है वो बहुत सारे मेजर वेपन, जो डिफेंस वेपन है उनके लिए अदर कंट्रीज के ऊपर रिलाई करता था, लेकिन टाइम के साथ में इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड किया है। अपने लेवल पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिजिनस लेवल पर उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की है, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है। और अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, इसको सितंबर 2 को कमीशन किया जाएगा यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी में। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है वो इंडियन पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन सभी को एनहेंस करने की कोशिश करेगा। और ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और काफ़ी एक तरीके से इंडिया के जो भी इनिशिएटिव हैं वो इंडिया को प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंडिया अदर सेक्टर में भी, जैसे कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जैसे कि फ्यूल सेक्टर है, तो इसके लिए जो भी हमारी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर मैक्सिमम इंडिया जो है वो डिपेंडेंट रहता है। तो इसका अल्टरनेट इंडिपेंडेंस डे के टाइम में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने स्पीच में ये बात बोली भी थी कि इंडिया जो है वो अपने आप को इस तरीके से डेवलप करेगा। जल्दी उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स भी लिए हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम देखें तो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी जो है उसमें इंडिया स्पेसिफिक सोलर एनर्जी जो है उसके लिए काफ़ी वास्ट एरिया जो है वो इंडिया के लिए अवेलेबल है। काफ़ी वास्ट लेवल पर इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है सोलर एनर्जी सेक्टर में, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करते हुए जो गल्फ कंट्रीज़ पर हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल को लेकर के वो कम की जा सकती है। दूसरी यहाँ पर बात की गई एडिबल ऑयल को लेकर के, तो इसको लेकर के भी जो हमारी कंट्री है उन्होंने टाइम टू टाइम डिसाइड किया है कि जो पाम ऑयल जो है उसका हम फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है उसके ऊपर फोकस भी किया गया है कि इन एरियाज़ में ये जो प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर इंडिया के रूप में अपना इनिशिएटिव जो उन्होंने लॉन्च किया था उसके ऊपर मेजोरिटी में यहाँ पर फोकस करते हुए काम कर रहा है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लेबर कोड को लेकर के है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है उनको स्टार्ट किया, और ये नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है इसमें क्वेश्चन किया गया, इसमें एक तरीके से जो लेबर रिफॉर्म्स है जिस पे हमने काम भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेबर को लेकर के जो भी नए इनिशिएटिव हैं इसमें पूरे इंडिया के जो भी स्टेट के यूटीज़ के जो भी लेबर मिनिस्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और भी अदर लेवल पर इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। किस तरीके से हम लेबर लेवल पर अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नए इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नया चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो लेबर फोर्स है उसको हम डेवलप कर सके एक ऐसे सेक्टर के रूप में जो काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर रहे। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि इंडिया में 29 लेबर कोड्स थे, उन सभी को मर्ज करते हुए सिंपल तरीके से हमारा जो कंट्री है उन्होंने 4 लेबर जो लॉ हैं वो बनाए, और 4 लेबर जो लॉ हैं उनमें उनको भी इतनी सिंपल तरीके से रखने की कोशिश की है, इतने अच्छे तरीके से हमने कोडिफाई किया है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वीमेन के लिए भी इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो वर्किंग प्लेस पे और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर है, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि ताइवान जो है जिसको चाइना क्लेम करता है, ताइवान वैसे 2016 से अपने आप को क्लेम करता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर फिर से अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पर यूएस लॉ मेकर जो है उनकी विजिट देखने को मिली है ताइवान में, और इसको लेकर के अगर कुछ टाइम पहले ही हम देखें तो चाइना ने
यूएस की जो भी विजिट यहाँ पर हो रही है उन सभी को काउंटर करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स भी की थी, जो एक तरीके से इस तरीके से टारगेट करते हुए अपने जो ड्रिल्स हैं उनको ओपनली ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस चीज़ का अपना स्टैंड रखते हुए कि ताइवान जो है वो चाइना का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और इसको लेकर के अदर कंट्रीज़ यहाँ पर एनक्रोच ना करे, हमारे जो भी इंटरनल इश्यूज हैं उनको टारगेट करने की कोशिश ना करे। ताइवान और चाइना जो है उनको अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि यूके के वीज़ा के लिए जो मैक्सिमम जो एक तरीके से अप्लाई किया जाता है उसमें मैक्सिमम जो है वो इंडियंस का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट देखने को मिला है। कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो यूएस, हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों ने जो सिटीजनशिप है वो लूज़ की इंडियन सिटीजनशिप, तो उसमें भी बेस्ट रीजन बताया गया था कि अदर कंट्रीज़ की तरफ जो हमारे इंडियंस जो हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर उसमें यूएस के ऊपर फोकस किया गया था कि यूएस में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, अच्छी जगह प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं अपने कैरियर को एक अच्छा शेप देने के लिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको व्यू कर सकते हो। इसमें आपको डेली बेसिस पर जो भी हमारी करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनको जाकर के आप एक तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्विज को, और उसका जो वीडियो है वो इवनिंग में 7 PM आपको अवेलेबल करवाया जाता है, तो उसको जाकर के आप व्यू कर सकते हो। हमारे और भी अदर इनिशिएटिव हैं। अगर आप मेंस 2022 दे रहे हैं तो मेंस के लिए भी हमने अपना इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, 20 डेज की हमने स्ट्रेटजी बताई है कि किसको फॉलो करते हुए आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको रेगुलर कर सकते हो। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। ओके, थैंक यू।